दोस्तों आप लोगों ने 2015 में रिलीज़ हुई मूवी दृश्यम तो बहुत अच्छे से देखी होगी और आप लोगों को याद भी होगा कि उसमें पुलिस वालों को ये बहुत अच्छे से मालूम था कि कातिल कौन है। लेकिन पुलिस वाले कोर्ट में ये सबूत पेश नहीं कर पाए कि जिसका मर्डर हुआ है क्या उसका मर्डर सच में ही हुआ है, मरने वाला व्यक्ति मरा भी है या फिर नहीं मरा है। इस वजह से वो जो कातिल था ये पुलिस की गिरफ्त में आ नहीं पाया और उसे कोई भी सज़ा मिल नहीं पाई। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें मूवीज़ में ही होती हैं, बल्कि रियल लाइफ में भी हमें कुछ इस तरीके के इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। क्योंकि आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने वाला हूँ, इस कहानी के अंदर भी सेम कुछ ऐसा ही हुआ। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। रात के 8 बज चुके हैं, मैं हूँ आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और आप लोग के सामने जो कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये कहानी एक ऐसी कहानी है कि जिसको सुनने और समझने की शक्ति शायद ही आप लोगों में हो। क्योंकि ये एक ऐसा केस था कि जब ये केस हुआ था तो उस समय पूरे देश में इसी केस की चर्चा चल रही थी। और दोस्तों एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों के साथ में शेयर करूं, वो ये है कि बहुत जल्दी आप लोगों के प्यार से लगभग 35 वीडियो हमने इस चैनल पर डाले हैं। 1.1.7 यानी कि 1.1 के से ऊपर हमारे सब्सक्राइबर पहुँच चुके हैं। लगभग 1170 सब्सक्राइबर पहुँच चुके हैं और ये आप सभी लोगों का प्यार है। तो इसी तरीके से अपने प्यार का सिलसिला बनाए रखिए, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए ताकि हम आप लोगों को क्राइम की डॉक्यूमेंट्रीज लगातार इस चैनल के माध्यम से सुनाते रहें। दोस्तों आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी की शुरुआत होती है हैदराबाद से, और इसी हैदराबाद में एक जगह लगती है मीरपेट इलाका, और यहीं पर एक कॉलोनी लगती है वेंकटेश्वर कॉलोनी। और इसी कॉलोनी में एक पुट्टा फैमिली रहा करती है। पुट्टा फैमिली में 39 ईयर ओल्ड पुट्टा गुरुमूर्ति, जिनकी उम्र 29 साल के आसपास है, जिन्होंने अपनी नौकरी से रिटायरमेंट ले लिया था और रिटायरमेंट लेने के बाद में वो DRDO में एज ए वॉचमैन की जॉब किया करते थे। दोस्तों DRDO ये कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी संस्था है। अगर आप इसके बारे में गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब ऐसे में यहाँ पर वॉचमैन की नौकरी करना ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। दरअसल जो 39 ईयर ओल्ड पुट्टा वेंकटेश्वर हैं, जो गुरुमूर्ति हैं, इनकी जो शादी थी ये वेंकटा माधवी के साथ में साल 2012 में हुई थी। और उसके बाद में इनकी एक बेटी भी होती है और एक बेटा भी होता है। उसके बाद में जो ये गुरुमूर्ति था ये इस वेंकटा माधवी के साथ में अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू करता है। साल 2012 में इसकी शादी हुई थी, लेकिन साल 2012 में ये गुरुमूर्ति इंडियन आर्मी में जॉब किया करता था और उस समय ये अपनी फैमिली को ज़्यादा समय भी नहीं दिया करता था। वो अक्सर अपनी फैमिली को कभी कॉल कर कभी किसी तरीके से कभी किसी तरीके से उनका हालचाल पूछा करता था। लेकिन दोस्तों जब इस गुरुमूर्ति की शादी को धीरे धीरे वक्त गुजरता है तो वक्त के साथ साथ जो माधवी थी ये गुरुमूर्ति को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती है, यानी कभी उसका फ़ोन रिसीव नहीं करना, कभी ज़्यादा मन से उससे बात नहीं करना। इसी वजह से गुरुमूर्ति के जहन में तरह तरीके के ख्यालात आते थे। उसको ऐसा लगता था कि उसकी जो पत्नी है माधवी वो उसको चीट करती है, शायद उसका किसी के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर वो किसी से बातचीत करती है इसलिए मुझे इग्नोर करती है। और इसी वजह से जो गुरुमूर्ति था ये अपनी पत्नी से कभी भी ठीक से बात नहीं करता था। और उसके बाद में गुरुमूर्ति जब कभी भी हॉलीडेज़ में अपने घर आता, छुट्टियों में जब भी घर आता, तो इसी बात को लेकर उसकी माधवी के साथ में हमेशा तकरार होती, हमेशा माधवी के साथ में उसका झगड़ा होता। और जब भी माधवी के साथ में झगड़ा होता तो यहाँ पर माधवी एक काम करती, वो अपना बैग उठाती और सीधा अपने मायके चली जाती। एंड मायके जाने के बाद में वो गुरुमूर्ति के बारे में अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा बुराई करती। और यही एक वजह थी कि गुरुमूर्ति के जो सास ससुर थे यानी माधवी के जो माता पिता थे, इनके बीच के जो रिश्ते थे ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। इसी वजह से जो माधवी के पिता थे और माधवी की जो माँ थी ये गुरुमूर्ति के साथ में अच्छे से नहीं रहते थे और हमेशा उससे नफरत किया करते थे। जो गुरुमूर्ति था उसके भी उसके सास ससुर के साथ में रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं थे। और इस सब के बीच में अगर कोई वजह थी तो माधवी। लेकिन माधवी यहाँ पर अपनी फैमिली में यानी अपने माता पिता के साथ भी बहुत अच्छे से रहा करती थी और साथ के साथ अपने पति के साथ में भी अच्छे से रहने की कोशिश करती थी। लेकिन वो रोज़ रात को अपने माता पिता को डेली कॉल कर वो अपने यहाँ का अपडेट दिया करती थी। दोस्तों माधवी का जो रूटीन था वो ऐसा था कि डेली वो अपने माता पिता को कॉल करना नहीं भूलती थी। लेकिन इसी के बीच में एक तारीख आती है 16 जनवरी साल 2025। और 16 जनवरी साल 2025 को जो माधवी थी ये अपनी मॉम एंड डैड को कोई भी कॉल नहीं करती है। जब माधवी का फ़ोन इधर से उसके माता पिता को नहीं पहुंचता है तो उन्हें थोड़ी सी टेंशन होती है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से माधवी ने एक रोज़ भी ऐसा नहीं था कि उसने कॉल करना मिस किया हो। वो हमेशा अपनी अपडेट दिया करती थी कॉल कर। तो ऐसे में जब माधवी का कॉल उसके माता पिता को नहीं पहुँचता है तो उधर से जो माता पिता थे अब ये माधवी का फ़ोन लगाते हैं। लेकिन दोस्तों जब ये माधवी का फ़ोन लगाते हैं तो नंबर नॉट रीचेबल बताता है।
इसलिए ये माधवी के जो माता पिता थे वो सोचते हैं कि शायद उनकी बेटी किसी काम में बिजी होगी और जैसे ही फ्री होगी वो कॉल कर लेगी। लेकिन दोस्तों तकरीबन पूरा दिन गुजर जाता है, लेकिन पूरा दिन गुजर जाने के बाद भी माधवी ने कॉल बैक नहीं किया था। अब दोस्तों जब शाम तक भी माधवी का कोई कॉल नहीं आता है तो उसके बाद में माधवी के जो मॉम डैड होते हैं एक बार फिर से फ़ोन लगाते हैं, लेकिन फ़ोन फिर से नॉट रीचेबल बताता है। लेकिन इस बार माधवी के माता पिता सोचते हैं कि हो सकता है कि उनकी बेटी किसी काम में व्यस्त हो, इसलिए शायद उसने फ़ोन नहीं किया हो। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि उनकी बेटी कल फ़ोन कर लेगी। लेकिन दोस्तों कल भी हो जाता है, और जब कल होता है तो कल के दिन माधवी के माता पिता बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि उनकी बेटी का फ़ोन आएगा, लेकिन फ़ोन नहीं आया था। इसलिए माधवी के माता पिता परेशान होते हैं एंड अगेन वो अपनी बेटी का नंबर लगाते हैं। लेकिन इस बार जब वो नंबर लगाते हैं तो नंबर अगेन नॉट रीचेबल बताता है। इसलिए जो माधवी के माता पिता होते हैं वो फैसला करते हैं कि एक बार अपने दामाद गुरुमूर्ति को फ़ोन कर लेते हैं। माधवी के माता पिता गुरुमूर्ति से कभी भी बात नहीं किया करते थे और ना कभी कॉल पर बात किया करते थे, लेकिन ना चाहते हुए भी उन्हें एक बार अपने दामाद को कॉल करना पड़ी। वो सोच रहे थे कि हो सकता है कि माधवी के बारे में गुरुमूर्ति से ही पता चल जाए। लास्ट ऑप्शन उनके पास में वही था, इसलिए वो गुरुमूर्ति को फ़ोन करते हैं। गुरुमूर्ति फ़ोन पिक करता है और पिक करने के बाद में जब माधवी के माता पिता गुरुमूर्ति से उसकी पत्नी माधवी के बारे में पूछते हैं तो गुरुमूर्ति बताता है कि माधवी के साथ में मेरा 16 जनवरी साल 2025 को झगड़ा हुआ था और उसी समय माधवी घर छोड़कर चली गई थी। उसके बाद से ना वो लौट कर आई है, ना उसने मुझे कोई फ़ोन किया है। माधवी के माता पिता ये सुनकर फ़ोन कट कर देते हैं, लेकिन उन्हें इतनी ज़्यादा टेंशन होती है कि उनका जो बीपी था वो बीपी बढ़ने लगता है। अब उनके जहन में अलग अलग तरीके के ख्यालात आने लगते हैं कि माधवी अगर अपने पति से झगड़ा कर गई है तो वो हमारे घर आती, ऐसी कहाँ जा सकती है, क्योंकि हैदराबाद के अंदर उनका कोई भी रिलेटिव मौजूद नहीं था। दूसरा सवाल इन माधवी के माता पिता के जहन में ये भी था कि माधवी अगर अपनी मर्जी से गई है तो कम से कम वो अपने माता पिता को फ़ोन तो पिक करती या फिर अपने माता पिता को तो फ़ोन करती, लेकिन ना उसका मोबाइल नंबर लग रहा है, ना ऐसे में उसने किसी के मोबाइल से हमें कोई कॉल किया है कि उसका मोबाइल के साथ में क्या हुआ क्या नहीं। तो ऐसे में माधवी के जो माता पिता होते हैं उनके जहन में तरह तरीके के सवालात आने लगते हैं। लिहाजा माधवी के जो माता पिता होते तुरंत 18 जनवरी को हैदराबाद के मीरपेट पुलिस थाने में पहुंचते हैं एंड वहां पर पहुंचने के बाद में माधवी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। अब माधवी के माता पिता जब पुलिस थाने में पहुंचकर अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते हैं तो उसी दौरान ये पुलिस को एक फ़ोटोग्राफ्स भी देते हैं, जिस फोटोग्राफ्स में माधवी दिखाई पड़ रही होती है। लेकिन माधवी के साथ साथ उस फोटो में एक शख्स और होता है। उस शख्स को देखने के बाद में पुलिस वाले कहते हैं कि ये शख्स कौन है, तो माधवी के माता पिता कहते हैं कि ये तो हमारा दामाद है, यानी माधवी का पिता। तो ऐसे में पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारा दामाद यानी माधवी का पति कहाँ है, तो जो माधवी के माता पिता होते हैं वो कहते हैं कि वो तो अपने घर है। ऐसे में पुलिस वालों को ये बात बड़ा अजीब लगती है कि एक शख्स है, उसकी पत्नी लापता है और उस शख्स को कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी फिक्र नहीं है, उसने ना पुलिस में कोई कंप्लेंट लिखाई है और ना वो यहाँ पर साथ में आया है। ऐसे में पुलिस वाले माधवी के जो पति होता है गुरुमूर्ति, इसको उठा लेते हैं एंड उसके बाद में इससे पूछताछ करते हैं। तो माधवी का जो पति गुरुमूर्ति होता है वो पुलिस को वही बातें बताता है जो उसने अपने सास ससुर को बताई थी। उसने कहा कि मेरा किसी फैमिली की बात को लेकर उसके साथ में झगड़ा हुआ एंड उसके बाद में वो घर छोड़ के चलेगी, इससे ज़्यादा मुझे कुछ और नहीं पता। लिहाजा पुलिस वाले जो थे वो गुरुमूर्ति का बैकग्राउंड खंगालते हैं तो पुलिस वालों को पता चलता है कि उसने 15 साल इंडियन आर्मी में दिए हैं, 15 साल उसने इंडियन आर्मी में जॉब की है और उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए पुलिस वाले आखिरकार गुरुमूर्ति को छोड़ देते हैं। लेकिन अगले ही दिन पुलिस इस पूरे केस को सुलझाने के लिए गुरुमूर्ति के घर के आसपास जाकर छानबीन करने लगती है। इसी दौरान पुलिस को यह पता चलता है कि इस एरिया में यानी गुरुमूर्ति के घर के पास में एक ऐसा सीसीटीवी कैमरा है जिससे गुरुमूर्ति का घर साफ दिखाई पड़ता है। लिहाजा पुलिस वाले उस सीसीटीवी कैमरा को खंगालते हैं तो पुलिस वालों को यह पता चलता है कि 16 जनवरी साल 2025 को बताया कि वो झगड़ा करके चली गई और 15 जनवरी साल 2025 को जो माधवी थी ये अपने पति गुरुमूर्ति के साथ में रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास घर के अंदर इंटर होती हुई उस सीसीटीवी कैमरा में दिखाई पड़ रही है। लेकिन उसके बाद के जितने भी फुटेज पुलिस ने चेक किए तो उसमें यही पता चला कि माधवी उसके बाद घर से बाहर निकली ही नहीं। ऐसे में पुलिस जो थी वो यहाँ पर गुरुमूर्ति के घर में पहुँचती है एंड वहाँ पर पहुँचने के बाद में एक बार माधवी की तलाश करती है, लेकिन वहाँ पर माधवी का कोई भी पता नहीं होता है। लेकिन दोस्तों पुलिस के सामने बड़ा मुश्किल थी क्योंकि माधवी को घर से निकलते हुए देखा भी नहीं, तो ऐसे में वो मिसिंग कैसे हो सकती है। तो एज ए क्राइम सस्पेक्ट के तौर पर इस गुरुमूर्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद में इसे पुलिस थाने लेके जाया जाता है। उसी समय गुरुमूर्ति के सारी फैमिली वालों को पता चल गया था कि उसकी जो पत्नी माधवी गुम हुई है, उसके मिसिंग के चक्कर में गुरुमूर्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। एंड दोस्तों पुलिस वाले जब गुरुमूर्ति को लेकर पुलिस थाने पहुंचते हैं तो अगले ही दिन गुरुमूर्ति के चाचा पुलिस थाने पहुंचते हैं एंड पुलिस थाने पहुंचने के बाद में वो बड़ी अजीब बात बताते हैं। वो कहते हैं कि गुरुमूर्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है।
अब दोस्तों जो चाचा थे उनका ये मानना था कि जो गुरुमूर्ति ने अपनी पत्नी का कत्ल किया है, सबूत छुपाने या फिर किसी और इल्ज़ाम में उनको न गिरफ्तार कर लिया जाए। हालांकि पुलिस वाले जब गुरुमूर्ति से पूछताछ करते हैं तो गुरुमूर्ति साफ तौर पे इनकार कर देता है, लेकिन जब पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारे चाचा ने हमें सारी बात बता दी है, तो आखिरकार गुरुमूर्ति पूरी कहानी सुनाता है। गुरुमूर्ति बताता है कि 14 जनवरी साल 2025 को वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ में अपनी बहन के यहाँ पोंगल त्यौहार सेलिब्रेट करने के लिए गया हुआ था। वहाँ पर वो अपने बच्चों वगैरह को छोड़कर घर वापस आ गया था 15 जनवरी साल 2025 को। लेकिन जब 15 जनवरी साल 2025 को वो घर वापस आया था तो उसकी जो पत्नी थी वो कह रही थी कि उसे उसके मायके छोड़ दो। लेकिन गुरुमूर्ति इस माधवी के माता पिता से बेइंतहा नफरत किया करता था, इसलिए वो वहाँ जाना नहीं चाहता है। उस रात तो ये दोनों झगड़ के सो जाते हैं, लेकिन अगले ही दिन जब माधवी सोकर उठती है तो फिर से गुरुमूर्ति के साथ में इसी बात को लेकर झगड़ने लगती है। इसी बीच में इन दोनों के बीच में झगड़ा कुछ इस कदर बढ़ जाता है कि जो गुरुमूर्ति था ये अपनी पत्नी माधवी का सर पकड़कर दीवार में मार देता है। माधवी वहीं पर गिर जाती है एंड उसके बाद में अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखें पुलिस ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके अनुसार देखें तो लगभग गुरुमूर्ति ने अपनी पत्नी के 4 से 5 पीसेस किए थे। उसमें सर को अलग किया था, हाथों को अलग कर दिया था, पैरों को अलग कर दिया था और उसके बाद में उसने जो पेंट की बाल्टे रखे हुए थे उस बाल्टों में उसने उस डेड बॉडी के जो पार्ट्स थे वो डाले एंड उसके बाद में उसमें रॉड डालकर उसको उबालने लगा। उसके बाद में किचन में ले जाकर उसने उन पार्ट्स को बहुत ही बेरहमी के साथ में पकाया और जो हड्डियां थी उनको एक ऐसे कूटने वाले हामल दस्ते में रखकर उसका चूरा बना दिया, उसका पाउडर बना दिया और उसके बाद में उसने पास ही के एक नदी में उस पाउडर और उस जले हुए मांस को यानी भुने हुए मांस को वहां पर फेंक दिया। पुलिस तुरंत उसी नदी के पास पहुंचती है और वहां पर गोताखोरों की मदद से सब कुछ खोजा जाता है, लेकिन वहां पर पुलिस को एक भी एविडेंस नहीं मिलता है। लेकिन वहीं पर पुलिस को ध्यान ये आता है कि गुरुमूर्ति ने अपनी पत्नी की हत्या घर में की थी, इसलिए घर की तरफ जाते हैं, फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है, सारी ही चीज़ें बहुत बारीकी से चेक की जाती हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ से ना एक भी प्रूफ और ना कोई डीएनए सैंपल पुलिस को मिलता है। पुलिस इससे पूछती है कि तुमने अपनी पत्नी की हत्या जब घर में की थी तो आखिरकार तुम्हारे घर के अंदर कोई भी डीएनए सैंपल मौजूद क्यों नहीं है। तो गुरुमूर्ति पुलिस को बताता है कि उसने अपने घर को एसिड से कई बार धोया था। हालांकि उसके बाद में इसे कोर्ट में पेश तो किया जाता है, लेकिन कोर्ट में इस गुरुमूर्ति के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। हालांकि जिस महिला की यानी माधवी की मिसिंग कंप्लेंट लिखाई गई थी, पुलिस ये भी साबित करने में नाकाम रही कि उसकी मौत हो चुकी है। तो ऐसे में किसी व्यक्ति की मौत ही अगर साबित ना हो पाए तो उसके ऊपर जुर्म साबित कर पाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि जो सीसीटीवी कैमरे की मिली थी उसके आधार पर इसे कोर्ट में पेश किया गया। उसे बाद में पुलिस की 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, न्यायिक रिमांड में भेजा गया। लेकिन उसके बाद भी अभी इस केस के अंदर क्या अपडेट्स है वो मुझे नहीं मिल पाए हैं। लेकिन इस केस के अकॉर्डिंगली अगर मुझे कोई भी अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पहुंचाऊंगा। ये जितना भी डाटा मैंने लिया था ये न्यूज़ आर्टिकल और सोशल मीडिया से उठाया था। तो ऐसे में अब यहाँ पर कोई भी ट्विस्ट या फिर कोई भी अपडेट आता है इस केस के बारे में तो मैं उस पर प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपना प्यार दिखा दीजिए, कहानी कैसी लगी ये भी बताइएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।